साबिर तुम अचानक से यहाँ सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? उस आदि मानव ने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं? मैं जानता हूँ वो किसी क्रिमिनल से कम नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ऐसे ही। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर आनंद? मुझे तो उसके ऊपर में पूरा यकीन है। मुझे लगता है कि वो कोचिंग क्लास में बच्चों से पैसे लेता और गवर्नमेंट एग्जाम में पास करवाता और उसकी सारी डिग्रियाँ फेक है। ये जा रहे हैं मिस्टर आनंद। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे कम से कम मेरे सामने तो बुराई मत कीजिए। 2 दिन में शादी है मेरी उससे। तुम यहाँ क्यों आई हो जब 2 दिन में शादी है तुम्हारी? रक्षण भैया की वजह से मेरी कल बात हुई थी उनसे, वो ठीक नहीं है। अभी तक तुम्हारे उस आदि मानव ने मैं तो समझा ही दिया होगा कि मैं कितना यूजलेस हस्बैंड। पर अब रक्षम भैया की ये हालत देख के तुम दोनों ये भी जज कर कि मैं कितना बुरा भाई थी, कि मैं अपने बड़े भाई के लिए वो सब नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए। अब इसमें मानव कहाँ से आगे बीच में? यही तो टैलेंट है उसके पास अभी, कि उसे ना कुछ पता है ना कुछ समझ है, लेकिन वो हर रिश्ते के बीच में कूद जाएगा। उसके पीछे कोई अपना एक ओपिनियन बना दे। आई एम सॉरी टू से हमारा आदि मानव कुछ नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि मैंने हर एक मुमकिन कोशिश की है रक्षम भैया को उस काले अंधेरे के साये से बाहर निकालने की। मैंने कंपनी में पोजीशन दी, उनको इंडिपेंडेंटली हर एक प्रोजेक्ट लीड करने को कहा। मैं जितना समझाने की कोशिश करूं कि वो मेरे सगे भाई, उतना ही मेरे साथ सौतेले जैसा बिहेव करते। मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने उन्हें कंपनी में पोजीशन दी, सब कुछ एक थाल में बिछा के दी, कि उन्होंने हर एक चीज़ पे ठोकर मार दी, सब चीज़ों को ठुकरा दी। सबसे पहले तो ये केयरिंग और सपोर्टिव भाई बनने का जो मुखौटा पहना उसे उतार के फेंक दे। प्यार के नाम पे आज तक तुमने सिर्फ चैरिटी की है, मुझ में क्या दान धर्म किया कैसे बच्चे पर, जिसे तेरे माँ बाप ने खोल लिया। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आप मुझे गलत समझे। एक और शब्द नहीं, बस एक बार बात तो इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुमसे। और वैसे भी तुम्हारी सगाई हुई, अगले 2 दिन में शादी है, तो जाओ जाके शादी पे फोकस करो, तैयारियां करो। क्या क्या करिए। और हाँ, एक एडवाइस देता हूँ तुम्हें सामने, इस आदमी से जितना दूर रहो भाई अच्छा है। लेकिन शायद आपने जो किया है काफी नहीं। पावर, प्रोजेक्ट, कंपनी, पैसा, इस सबसे ज्यादा बड़ा पता है क्या होता है? उनके साथ बातें करना, उनके जज्बातों में हमदर्दी दिखा। आप एक बार कोशिश कीजिए ना अपने आप को उनकी जगह रखकर, उनके ऊपर जो बीती है। आप सोचिए, अगर किसी की अस्तित्व पर बात आई तो बात बहुत बड़ी हो जाती है ना? और उनके साथ भी यही हुआ है। मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले कि ये रिश्ता आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाए, आप अपने मन ठीक कर सकते। वैसे भी किसी भी रिश्ते को अपने से उतना दूर मत कीजिए कि उसे फिर से बनाना मुश्किल हो जाए। जैसे एक तरफ तो प्यार है सावी से, और दूसरी तरफ उसकी सेफ्टी का ख्याल है कि अचानक से क्या हो गया कि मानव जैन यूएसए जाके नौकरी करने का बोल रहा है। दालमिया ग्रुप का इतना बड़ा ऑफर लेटर उसने ठुकरा दिया जस्ट बिकॉज कि उसको ट्यूशन पढ़ाना था, सोशल सर्विस करनी थी, बच्चों को ज्ञान देना था। लेकिन अब एक तरफ उसको कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, वो भी यूएसए जाकर, मेरी कंपनी में नहीं, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे। क्यों अचानक से 2 दिन के अंदर उसको शादी करनी है और 15 दिन के अंदर उसको यूएसए में जाना है? तो ये इन्वेस्टिगेशन मेरी चल रही है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मानव यूएसए जाके नौकरी करना चाहता है और सावी से कट टू कट एकदम शादी करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि रक्षम भैया के हालात ठीक नहीं है, वो परेशान है, वो जॉब नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, नशे में है। तो वहीं सावी का उनको लेके कंसर्न है। जो सावी मेरे पास आती हैं, सावी मुझसे बोलती हैं कि मिस्टर दालमिया रक्षम भैया को
समझाना होगा, बताना होगा। तो मेरा भी एक पॉइंट है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आज तक उनको समझाने की, बताने की, हर एक चीज़ देने की कोशिश नहीं की? मैंने हर एक कोशिश की। मैंने उनको कंपनी में पोजीशन दी, मैंने उनको इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट लीड करने को कहा, मैंने उनको हर एक चीज़ थाल में सजा के दी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को ठुकरा दिया। एंड उस पॉइंट पे रक्षम भैया आके ये बात सुन लेते हैं। उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनी और वो मुझ पर भड़क जाते हैं। और मेरा था कि आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, और वो निकल जाते हैं। बाकी मैं हर सुबह उठ के एक होता है कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे स्क्रिप्ट अच्छे से याद करनी है डीएनए के साथ। यस, डेफिनेटली, डेली। सो मैं एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह हूँ जो ओवर नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ मैं और बेटर कर सकता था, या यहाँ ये हो सकता था, यहाँ वो हो सकता था। सो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी मुझे लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर सीखनी पड़ेगी, उसके बाद भी अधूरा रह जाएगा इंसान। तो सिर्फ हम एफ़र्ट्स डाल सकते हैं, हम अपना 100% दे सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं। मैसेज मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि वूट पे एपिसोड्स अब नहीं आते हैं। सो जियो सिनेमा पे आते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप टेलीकास्ट पे बैठ के 6 बजे शाम को कलर्स पे परिवार के साथ बैठ के देखें। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, मानसून को एंजॉय करें, भुट्टा वुट्टा खाएं। कभी मौका मिलेगा तो मैं भी खाऊंगा आपके साथ। थैंक यू। वो द सीन ऐसा था कि बेसिकली रक्षम हैज़ बीन उसका अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, खुद से जूझ रहा है वो। कभी अच्छे मूड में होता है तो कभी डिप्रेशन में होता है, तो ऊपर से डिम्पी उसे और उकसा रही है। तो ही इज़ बैटलिंग हिज ओन लाइफ, ही इज़ बैटलिंग हिज ओन क्या से कहते हैं ऑब्स्टिकल्स। तो फिलहाल ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसे क्या हो रहा है खुद से। तो जब से अडॉप्शन का सब रेवलेशन हुआ है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक घर का हिस्सा बन पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो देयर आर सम ट्रिगर पॉइंट्स रक्षम के जो निकलते बाहर, और उसकी वजह से रक्षम अभी एक बुरे हालत में है, इज़ इन अ बैड प्लेस। तो आज वो सीन ऐसी था कि नित्यम कुछ ऐसे बोल देता है जिसका मिस इंटरप्रिटेशन रक्षम कर लेता है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से होती है, जो आगे जाकर ऑफ कोर्स सॉल्व होने की संभावना है। जो सीन हमने शूट किया, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ऑनेस्टली यार अच्छा लगता है, व्हेनेवर आई वॉच ये वीडियोस में देखता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द फैन पेजेस एंड एडिट्स जो एडिट्स वो करते हैं। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आई नो। सो वो वक्त निकालना, वो करना, हैट्स ऑफ टू एवरीबडी हु डज दैट। आसान काम नहीं है, मैं नहीं कर पाता। तो हाँ, अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस देखकर। ऐसा लगता है कि चलो एटलीस्ट द पब्लिक एंड व्यूअर्स कैन कनेक्ट टू द सीन्स जो हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम मेहनत ले रहे हैं। क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। तो अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से प्यार बरसाता है। ऑनेस्टली यार बताऊँ तो देयर इज़ नो ग्रेटर लव एक शो पे। सावी की सवारी में माई वर्क इज़ मोर। पुष्पा में भी मैं दिन कम देता हूँ, लेकिन मेरा काम उतना ही अच्छा है। एंड आई थिंक पुष्पा के लिए भी मुझे इक्वली प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है उस विक्रम सरन कैरेक्टर के लिए। बट बिकॉज ये दो कैरेक्टर्स बहुत अलग है शो में, तो इसके व्यूअर्स और इसके रिस्पॉन्सेज भी अलग मिलते हैं मुझे। बट आई थिंक जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे दोनों कैरेक्टर्स और दोनों शोज़ के लिए लोगों से सामने से प्यार मिलता है। एंड दे आर लविंग माई वर्क एंड माई जॉब, विच मुझे जो मोटिवेट करता है कि हर दिन यहाँ पे आके मैं अपना काम शिद्दत से कर पाऊँ। मैसेज आई वुड जस्ट वांट टू गिव कि यार थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जो भी आज तक आपने किया है। नॉट जस्ट फॉर ये 2 शोज़, बट अब तक मेरे 8 साल जो इंडस्ट्री में मैंने बिताए, उसके हर शो के लिए मुझे प्यार ही मिला है। विच इज़ आई थिंक एज एन एक्टर आई एम लकी कि कभी कोई कंट्रोवर्शियल मेरा कोई कैरेक्टर निकला नहीं, या ऐसा नहीं हुआ। तो आई हैव बीन लकी इनफ कि मुझे वो लोगों से प्यार मिला है। एंड आई थिंक ऐसे ही बरकरार रहे तो मुझे भी एक ताकत मिलती है आकर काम करने की। क्योंकि आप है तो हम है, और आप ही के लिए वी एंटरटेन एंड वी वर्क हार्ड। सो आई थिंक जस्ट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से।